देहरादून से बड़ा अपडेट ये है कि कैबिनेट मीटिंग में अनुपूरक बजट पर मुहर लग गई है। करीब 4600 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है। आरटीआई के तहत छात्रों की प्रतिपूर्ति राशि भी बढ़ाई गई है। 1300 से बढ़ाकर 1800 की गई है प्रतिपूर्ति राशि। प्राइवेट स्कूलों को अब बढ़ी हुई राशि मिलेगी। तो देखिए, उम्र कैद की सजा पर धामी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला भी लिया है। वो ये है कि अब किसी भी दिन हो सकती है कैदी की रिहाई। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही रिहाई होती थी, लेकिन अब किसी भी दिन हो सकती है। महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा बराबर कर दी गई है। पुरुष कैदियों को 14 से 16 साल के बाद छोड़ा जा सकेगा। तो कैबिनेट की आज बैठक थी और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि अनुपूरक बजट पर मुहर लग गई है। करीब 4600 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की इस बैठक में। इसके अलावा आरटीआई के तहत जो छात्रों की प्रतिपूर्ति राशि होती है उसे बढ़ा दिया गया है। 1300 थी ये पहले राशि, अब इसे बढ़ाकर 1800 कर दिया गया है। यानी कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्हें बढ़ी हुई राशि के हिसाब से मिलेगा। 1800 की राशि उन्हें दी जाएगी। और उम्र कैद की सजा पर भी धामी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये है कि अब कैदियों की जो रिहाई है वो किसी भी दिन हो सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही रिहाई होती थी, लेकिन अब किसी भी दिन रिहाई हो सकती है। महिला और पुरुष के लिए उम्र कैद की सजा की जो सीमा है वो एकदम बराबर कर दी गई है। पुरुष कैदियों को 14 से 16 साल के बाद ही छोड़ा जा सकेगा। धामी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में बड़ा अपडेट ये है, जो बड़े फैसले हैं वो लिए गए हैं। राज्य कोऑपरेटिव बैंक राज्य सहकारी संघ में प्रोफेशनल एमडी की अब नियुक्ति भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी। इस वक्त देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये कैबिनेट की बैठक में जो कई फैसले हम देख रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण फैसले हैं, खासतौर पर जो अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली है और कैदियों की रिहाई से जुड़े, क्या महत्वपूर्ण अपडेट? पूजा, देखिए, अभी अगले 29 तारीख से विधानसभा का सत्र देहरादून में शुरू होने जा रहा है और ये जो सत्र होगा इसमें सप्लीमेंट्री बजट आना है। और आज कैबिनेट ने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो 4600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक तैयार किया गया, जिसको सप्लीमेंट्री बजट के रूप में पास करना है, उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। चूँकि इस समय एक सत्र बुलाकर एक सप्लीमेंट्री बजट की ज़रूरत होती है, सभी विभागों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो आम बजट के बाद एक सप्लीमेंट्री बजट आता है। तो वो विधानसभा जब 29 तारीख से शुरू होगी तो उसके डॉक्यूमेंटेड जो उसका डॉक्यूमेंट तैयार किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 4600 करोड़ से भी ज़्यादा का वो सप्लीमेंट्री बजट पास होना है। तो उसके लिए एक प्रस्ताव पास कर लिया गया, उसको पास कराना है। दूसरा, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि राज्य सहकारी बैंक है, चूँकि यहाँ का एक बड़ा बैंक है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन वो RBI की गाइडलाइन के अनुसार ही चलता है। तो वहाँ पर अभी क्या हो रहा था कि जितने भी MD आ रहे थे, या तो वो शासन में जो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, तो उनको एडहोक चार्ज दे दिया जाता था। और जो बैंक में ही जो जनरल मैनेजर होते थे या कोई वरिष्ठ अधिकारी होते थे, उनको जब भी MD बनाया तो तभी विवादित हुआ। तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसको ओपन किया जाएगा, इस पोस्ट को। जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो बड़े बड़े बैंकों में काम करते हैं, वो यहाँ डेपुटेशन पर आ सकेंगे और राज्य सहकारी बैंक के MD को बन सकेंगे। इसके पीछे सरकार की एक मंशा ये भी है कि राज्य के ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का बैंक है और राज्य के इस बैंक को जो प्रोफेशन है, प्रोफेशनलिज्म है, जो पेशेवराना अंदाज में काम करने का जो ढंग है, वो यदि MD अगर प्रोफेशनल होगा तो बैंक की प्रगति में इतनी बाधाएं नहीं आएंगी जितनी अभी तक आ रही है। चूंकि एक MD का निर्धारित कार्यकाल होना चाहिए, फाइनेंस से जुड़ा हुआ मसला है, बैंकिंग सेक्टर है, तो उसको उसी तरह से चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया। और तीसरा एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जितने भी जो सजा याफ्ता हैं, जिसको उम्र कैद हो गई है, तो पहले पुरुषों की जो एक समयावधि थी जेल में काटने की, वो 2 साल ज़्यादा थी, वो महिलाओं के साथ कर दी गई। और एक साथ ही एक बड़ा फैसला ये भी हुआ है कि जैसे पहले तो जितने सजा याफ्ता कैदी थे, उम्र कैद वाले थे, अगर वो अपनी 14 साल 18 साल की जितनी भी निर्धारित थी वो सजा पूरी कर लेते थे, तो उसके बाद उनको, अगर सरकार उनको रिहा करना चाहती, उनका चरित्र जेल के भीतर ठीक रहा है, तो 2 ही तारीख होती थी, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो सरकार ने इस बाध्यता को भी समाप्त कर दिया है। सरकार जब भी चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उनको प्रोसेस के तहत एक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनको छोड़ पाएगी। जी पूजा, ये तमाम फैसले आज कैबिनेट में आए हैं और चूंकि आज कई फैसले में मिली है कैबिनेट की। अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी। देखिए, कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस ने सचिवालय का कूच किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई। सचिवालय के पास कांग्रेस का जुलूस,
पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर कांग्रेस ने हुंकार भरी। भारी संख्या में कांग्रेसी एकजुट हुए और कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रीतम सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष कई नेता जुलूस में शामिल हुए। भारी संख्या में कांग्रेस सचिवालय कूच के लिए पहुंचे, भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही कांग्रेसी नेताओं की भीड़ सचिवालय के पास पहुंची तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रीतम सिंह को रोकने के लिए भी तमाम पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कोशिश करेगी कि यहाँ से उन तमाम लोगों को रोका जा सके, लेकिन जिस तरीके से भीड़ बेकाबू हुई और यहाँ पर जो कोशिश थी कि उनको रोका जाए, लेकिन फिलहाल उन्हें यहाँ पर रोका नहीं गया और प्रीतम सिंह सीधे तौर पर इधर की तरफ ही यहाँ पर बैरिकेडिंग से आगे की तरफ पहुंचे हैं। तमाम लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन प्रीतम सिंह और तमाम जो और कार्यकर्ता हैं वो इस बैरिकेडिंग को लांघकर इधर की तरफ आ गए और यहाँ पर जो है प्रीतम सिंह इस वक्त जो है यहाँ है, यानी कि बैरिकेडिंग के इधर। पुलिस ने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन प्रीतम सिंह और उनके समर्थक यहाँ पर भी पहुंच गए, यानी कि सचिवालय की तरफ। पुलिस के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का ये हल्ला बोल महंगाई, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला समेत कई मुद्दों पर था। कि कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जिस प्रदेश के अंदर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित हो जाएंगे। जिस प्रदेश के अंदर हमारी बहन की जो है हत्या की जाती है, वीवीआईपी का नाम जो है सत्ता में बैठे हुए लोग छुपाने का काम कर रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख के घर में जाकर के उसकी पत्नी की हत्या की जाती है। पूर्व प्रधान के घर में घुस करके उसके आहते में गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। एक विषय है तो मैं बोलूं, बहुत लंबी चौड़ी फेरिस्त है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है, ये तो क्योंकि सरकार दमनकारी स्थिति में आ गई है और जब भी जो सरकार इस तरह दमन करती है उससे लोगों की आवाज़ नहीं दब सकती। आज जो देहरादून की सड़कों पर चाहे कितना हत्याकांड को लेकर, किरण नेगी को लेकर हो, चाहे भर्ती घोटाले को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अफसरशाही हावी हो गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर जो आज उत्तराखंड की जनता सड़कों पर आई है। बिगड़ते माहौल और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को देखते हुए पुलिस ने प्रीतम सिंह समेत कई विधायकों को हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार दिशा विहीन है। युवा परेशान, महिला परेशान, व्यापारी परेशान, कानून व्यवस्था इतनी बदहाल कि सरकार में मंत्री वो सुरक्षित नहीं है। मंत्री के भाई के घर में डकैती पड़ जाती है, खुलेआम काशीपुर में हत्या हो जाती है, एक व्यापारी की हत्या हो जाती है, एक महिला के घर में घुसकर उसे गोली मार दी जाती है। लगातार वारदातें बढ़ती जा रही है और इस सरकार कुंभकर्णी नीति सोई हुई है। तो हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक इस तानाशाह सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, कांग्रेस पार्टी चैन नहीं लेगी। तो आज प्रीतम सिंह के इस कूच को लेकर एक रेंजर्स ग्राउंड में बहुत भारी संख्या में विधायकों, कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा रहा। देखना होगा कि ये कूच की जो एक आवाज़ है जो प्रीतम सिंह उठाना चाहते हैं, ये सरकार तक किस तरीके से पहुंचती है और उनका ये बड़ा कूच आगे किस तरीके से पहुंचता है। और जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने बात कही है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी कांग्रेस आने वाले वक्त में प्रदेश में कर सकती है। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एक तरफ तो प्रीतम सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन में गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच से करण मेहरा और हरीश रावत ने दूरी बना ली है। अब इसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। न ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कहीं दिखाई दिए। ऐसे में सवाल है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अपने अपने गुट के सहारे राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रीतम सिंह के सचिवालय घेराव में भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे, तो वहीं संगठन के बड़े नेताओं ने इस कूच से दूरी बनाई।
हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस जुलूस का हिस्सा जरूर बने। एक तरफ तो प्रीतम सिंह ने देहरादून में हुंकार भरी, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हल्द्वानी में मौजूद रहे। जब करण माहरा से प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच के बारे में पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने कारनामे हुए, जिसके लिए पिछले 4 महीने से सतीश नैनवाल हों, चाहे बलूटिया जी हों, चाहे बगड़वाल जी हों, हर कार्यकर्ता, चाहे हमारी बहनें हों, लगातार 4 महीने से सड़कों में, गलियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो अंकिता के केस हो, चाहे SSSC का केस हो, चाहे विधानसभा भर्ती घोटाला हो, चाहे वो अन्य घोटाले हों, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे डॉलर की कीमत 83 रुपये पहुँच गई उसको लेकर हो। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे थे उसको एक जगह कंसोलिडेट करके एक जगह पर एक बड़ा प्रदर्शन करने का काम आज प्रीतम सिंह जी और हमारे विधायकगण कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं वो कार्यक्रम सफल हो और भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुले। एक तरफ तो कांग्रेस गुटबाजी के सवालों से घिरी हुई है, तो वहीं अब भाजपा के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस के जो नेताओं की स्थिति हो गई है, चाहे प्रीतम जी हो, चाहे हरीश रावत जी हो, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनकी अपने सरेंडर के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए हरीश रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पूर्व कई सड़कों में वो थी, पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारी से फोन से बात कर सकते थे, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहाँ धरने पर बैठ गए रोड पर। आज प्रीतम जी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अपने हम को जिंदा रखने के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समाप्ति की ओर है। कांग्रेस की गुटबाजी नई नहीं है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस में बेखराव दिखा है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आगाज करण माहरा हरिद्वार से कर रहे थे, तो हरीश रावत उस वक्त भी गायब थे। हरीश रावत ने भी ऐलान किया है कि वो पद यात्रा निकालेंगे। मतलब साफ है, झंडा तो एक है लेकिन राहें अलग अलग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। दरअसल 20 नवंबर को देहरादून में हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों को लालच देकर जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा है। अब इस पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है और यहां पर एक घर के अंदर प्रार्थना सभा चल रही थी, जिसमें आरोप यह है कि 40 हिंदुओं को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। इसका हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध किया था। देखिए, थाना डालनवाला में कंप्लेनेंट द्वारा कंप्लेंट दी गई है कि जो वो एक प्रार्थना सभा में गए थे और वहाँ पर जो है प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। तो इस संबंध में जो है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फैक्ट पे कार्रवाई करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस द्वारा क्राइम कंट्रोल करने के लिए उनके संसाधनों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। डीजीपी ने खुद माना कि प्रदेश में पुलिस की भारी कमी है, लिहाजा 2023 में फिर से सिपाहियों की भर्ती की जाएगी और इससे सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार कानून लेकर आ रही है, लेकिन इससे पहले भी अब तक धर्मांतरण को लेकर जितने भी मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं उनमें सख्त कार्रवाई जारी है। कि हमारे पास शॉर्टेज बहुत है। किन्हीं कारणों से पिछले 6 साल से भर्ती नहीं हुई है। 2016 के बाद पुलिस में कोई भर्ती नहीं हुई है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके भी 2022 में लगभग 2000 लोगों की भर्तियां प्रचलित हैं, जिनमें से 1521 कांस्टेबल लेवल के हैं, बाकी हैं। तो ये प्रोसेस पूरा होने के बाद भी हम पे 2000 वैकेंसी रह जाएगी। देखिए, धर्मांतरण के मामले में राज्य सरकार अभी आपने कैबिनेट का निर्णय देखा है, वो इस कानून को बहुत सख्त बनाया जा रहा है। जो ही वो कानून आ जाएगा तो मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन सर, पहाड़ों पे नहीं देखा, तो पहाड़ों में भी मामले बढ़े हैं, देहरादून में भी है। नहीं, जो भी जहाँ भी होगा और वो जो कानून के दायरे में गलत होगा तो 100% कार्रवाई होगी। LIU या इंटेलिजेंस को भी ऐसे लगाया जाएगा जो नहीं पता करे, क्योंकि दबाव में ज़्यादातर कराया जा रहा है। तभी तो राज्य सरकार द्वारा सख्त बिल लाया जा रहा है और जब वो कानून आ जाएगा तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और हमारी जो पुलिस और LIU पहले से भी सजग है, आगे भी सजग रहेगी और कार्रवाई करेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।